जो हमारा क्लास हुआ मैंने आपको बताए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन में कल हमने 3 सॉल्यूशन पढ़े। एक था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा था आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबको याद हो गए होंगे ये नाम। अगर एक प्लांट सेल को हम ड्रॉप करते हैं हाइपरटोनिक में, देन इट विल श्रिंक। अगर हम हाइपोटोनिक में ड्रॉप करते हैं देन इट विल स्वेल। और आइसोटोनिक में करेंगे तो नो चेंज इन साइज। क्यों ऐसा हुआ ये हमने कल समझा। एक्चुअली वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में। हमको देखना है कि पानी के मॉलिक्यूल किधर ज़्यादा हैं। पानी के मॉलिक्यूल जिधर ज़्यादा होंगे उधर से जहाँ कम पानी के मॉलिक्यूल होंगे उधर ही मूव करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया था। आज अभी जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, हम जानने की कोशिश कर रहे थे इस चैप्टर में कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही हमारा चैप्टर का नाम था। हमको मालूम चला कि सभी लिविंग्स जो हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल ही लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। स्वान और स्लाइडेन ने ये समझाते हुए सेल थ्योरी भी दिया था। हमको ये सब कुछ याद है सर, आप ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हम सेल में सबसे पहले देखा कि हर सेल के पास एक आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन का जब हमने केमिकली देखा कि ये मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है, तो मालूम चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये कैसी होती है, ये सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल होती है, कुछ कुछ चीज़ को अलाउ करेगी, कुछ चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, एब्जॉर्ब करती है, एक्सक्रिएट करती है। और कहीं ना कहीं अभी जो हमने ऑस्मोसिस देखा, ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहे थे, चाहे एंडो ऑस्मोसिस हो चाहे एक्जो ऑस्मोसिस हो। तो सेल मेम्ब्रेन जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस वक्त ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के पॉइंट आपको आए थे। आई थिंक ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि आखिर सेल में सेल मेम्ब्रेन होते हुए भी कुछ मॉलिक्यूल क्यों अंदर आ जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल क्यों बाहर चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता रहता है। As per concentration of molecule, the molecule will move either from outside to inside or maybe from inside to outside. ये सब हमारा होता रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा और क्या होता है, क्योंकि हमें इस सेल को समझना है ना कि सेल आखिर कैसी है। सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा और क्या होता है। हमने सबसे पहले नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। नंबर 2, इस सेल में जो भी हमको अब समझना है, हम एक एक चीज करके देखते जा रहे हैं कि सेल में क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है। Each and every cell, without cell membrane there is no cell. कम से कम सेल होने के लिए उसके पास एक बाउंड्री तो होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन तो होना ही चाहिए। तो हर सेल के पास ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल,
ये हर सेल के पास नहीं होता। ये जो दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल, ये केवल प्लांट की सेल के पास होगा, या बैक्टीरिया की सेल के पास होगा, या फिर फंगस की सेल के पास होगा। फंगस बोले तो फफूंद, जो अचार के ऊपर सफेद सफेद वो बाल बाल से डेवलप होते हैं ना, वो फंगस होता है। बरसात में गोबर के ऊपर या सड़े गले प्रोडक्ट के ऊपर जो छोटा छोटा सा ये फफूंद जैसा बन जाता है, ये हमारा फंगस होता है। बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट ये होते हैं। इनके पास ही ये सेल वॉल होता है। इसका मतलब कोई भी एनिमल सेल, चाहे वो अमीबा की हो, चाहे वो एलिफेंट की हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, किसी भी एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। कोई आपसे पूछे एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक एनिमल है या वो एक प्लांट है? तो इसका सीधा सिंपल, अगर उसकी सेल के पास सेल वॉल है तो प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। बस इतना सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो सेल वॉल कैन नॉट बी फाउंड इन द एनिमल सेल। होती कहां है? हर सेल में। सेल वॉल के ये जो आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा कवरिंग के रूप में ये सेल वॉल पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये स्पेसिफिक आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एडिशनल लेयर इज आल्सो फाउंड, एंड दिस एडिशनल लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। क्या एनिमल सेल के पास सेल वॉल होगी? नो। क्या प्लांट के पास होगी? यस। बैक्टीरिया के पास? यस। फंगस के पास? यस। इनके पास होती है। हालांकि इन तीनों की सेल वॉल का केमिकल नेचर अलग अलग टाइप का होता है। केमिकल नेचर की बात करें तो अलग अलग टाइप का होता है। एक प्लांट के अंदर जो ये सेल वॉल बनी है, ये जो सेल वॉल बनी है, कोई ना कोई मटेरियल तो होगा जिससे ये बनी है। तो वो जो केमिकल है जिससे एक प्लांट की सेल वॉल बनती है, उस केमिकल को बोलते हैं हम सेलुलोज। सेलुलोज की बनी सेल वॉल किन में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, थोड़ा रिजिड होता है, टफ होता है, कठोर होता है, थोड़ा हार्ड नेचर का ये केमिकल है जो एक हार्ड कवरिंग बनाता है इस सेल की। थोड़ा सा एक रिजिड इन्वेलप के रूप में ये सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस में भी सेल वॉल है, लेकिन वो एक दूसरे केमिकल से बनी है जिसे हम काइटिन बोलते हैं। काइटिन, आप बोलेंगे सर चाइटिन है, आप कुछ भी बोलिए, है तो काइटिन। काइटिन की बनी सेल वॉल होती है फंगस में। सेलुलोज की सेल वॉल होती है प्लांट में। और बैक्टीरिया में कुछ स्पेसिफिक शुगर होती हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है, पेप्टिडोग्लाइकेन वगैरह होता है। अभी आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप क्लास 9th में हैं, आप बोलिए कुछ सिंपल शुगर होती हैं, उनसे बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जरूर है, लेकिन वो अलग अलग केमिकल से बनी है। जैसे मकान जरूर बने हैं, लेकिन किसी का कच्चा मकान है तो वो मिट्टी से बना है, किसी का पक्का मकान है तो वो सीमेंट बजरी रेत से बना है, किसी का और अच्छा है तो उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके ऊपर लगा दिया, किसी ने बहुत बढ़िया वाइट वॉश कर दिया। तो अलग अलग, दीवार तो सबकी है, सेल वॉल तो सबकी है, लेकिन केमिकल अलग अलग हैं।
हमको तो केवल प्लांट के केमिकल का नाम याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल किस केमिकल से बनी है। आंसर आएगा प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। कहां मिलती है सेल वॉल? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये जो केमिकल है वो कहां से आया होगा? यहां अंदर कुछ केमिकल होगा, वो इस मेम्ब्रेन से बाहर जाकर सूख गया और वो जम गया, फिर सूख गया, जम गया। तो ये सेल ही बनाती है इस सेल वॉल को। भाई ये मान लीजिए सेल है, कुछ केमिकल बाहर गया, जाके ड्राई हो गया, फिर केमिकल गया, ड्राई हो गया, चारों तरफ से वो केमिकल बाहर जा रहा है और इधर सूखता जा रहा है, ड्राई होता जा रहा है। तो ड्राई होता जा रहा है तो फिर क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। तो सेल वॉल इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय दिस सेल, बट इट इज फाउंड आउटसाइड द सेल। बात समझ में आई? ठीक है सर, ये हम जान गए कि सभी सेल के पास सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन प्लांट के पास सेल वॉल सेलुलोज की बनी पाई जाती है। क्या करती है प्लांट में ये, और एनिमल में नहीं है तो क्या फर्क पड़ा? ये एनिमल सेल है। ये क्या है? एनिमल सेल। और ये मैंने बनाया, ये क्या है? ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के बाहर मैंने क्या लगा दिया? एक रिजिड सेल वॉल लगा दिया। ये सेल वॉल लगा दिया जो काफी टफ होता है, हार्ड नेचर का होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब आप बताओ कि बाहर जो प्रॉब्लम आएगी, फोर्स आएंगे या कुछ डिस्टरबेंस होगा, तो कौन सी सेल ज्यादा मजबूती दिखाएगी? स्ट्रांग कौन होगी? ये वाली ज्यादा स्ट्रांग हमको दिखाई देगी। हाँ, तो स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एडिशनल कवर है, एक प्रोटेक्टिव कवर है जो इस सेल को सुरक्षा देता है, इसको बचाता है। इस सेल वॉल का फंक्शन आपको समझ में आएगा जब हम इन दोनों सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। दोनों सेल को किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब वाटर, प्योर वाटर में रख दिया, इसको भी रख दिया और इस सेल को भी रख दिया प्योर वाटर में। प्योर वाटर में रखा तो क्या होगा? इधर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है बाहर, ये पानी लगातार सेल के अंदर जाएगा, पानी लगातार सेल के अंदर जाएगा। इधर भी क्या होगा? थ्रू द सेल वॉल, सेल वॉल पानी को नहीं रोकती है, सेल मेम्ब्रेन रोकती थी, लेकिन बाहर ज्यादा पानी है, अंदर कम पानी है, तो पानी अंदर आएगा। सेल वॉल कभी भी पानी को नहीं रोकती, ध्यान देना। पानी सेल वॉल से होके अंदर आएगा और इसके अंदर भी पानी आएगा। अब जब पानी आएगा तो सेल क्या करेगी? फूल जाएगी। ये फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, मोटी हो गई और एक टाइम आएगा कि ये फट जाएगी। द सेल विल रैप्चर्ड इफ वी पुट इट इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिससे वो अपनी, यहां जब पानी अंदर आएगा तो बाहर प्रेशर लगेगा ना, इन दीवारों पे, इन मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगेगा, अंदर पानी आता जा रहा है, प्रेशर लगेगा तो ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और सेल खत्म हो जाएगी। इधर क्या हो रहा है? पानी बाहर से अंदर आया तो इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर आ रहा है, पानी अंदर बढ़ता जा रहा है तो इन पे प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आने से क्या ये बहुत जल्दी फटेगी? नो, ये जो सेल वॉल है ये बाहर से उतना ही प्रेशर अंदर लगाएगी और इसको फटने से रोक देगी। कुल मिला के एक सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रैप्चर्ड होने से प्रोटेक्ट करती है ये सेल वॉल। तो कहीं ना कहीं प्लांट की सेल कुछ ज्यादा स्ट्रांग होती हैं बजाय एनिमल के, इसीलिए प्लांट एकदम रेयर कंडीशन में बाहर कैसे भी डले हैं, पड़े हैं, अपने आप खड़े हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो लगभग पावरफुल होते हैं, थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, उनको बहुत जल्दी कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन एनिमल सेल बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, पानी में डालेंगे तो फट जाएगी। आई थिंक ये एक फंक्शन समझ में आया होगा। फंक्शन क्या है कि अगर हम प्लांट की सेल को
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये सेल को फटने से रोकती है, ये इसका फंक्शन है। इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द रैप्चर ऑफ सेल ड्यूरिंग द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि सर अगर हम प्लांट की सेल को, ये मान लीजिए प्लांट की सेल, इसके बाहर मैंने लगा दिया सेल वॉल। अगर इस प्लांट की सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? इसको किस में रखेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? तो भैया सेल का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल पिचकना शुरू हो जाएगी। क्या ये सेल पिचक जाएगी? नो। सेल वॉल जो है, सेल वॉल तो बहुत टफ है, एकदम ड्राई है। सेल वॉल यहां नहीं पिचकेगी, बल्कि क्या कंडीशन बनेगी? ये वाली कंडीशन बनेगी। देखिए ये जो आपका सेल वॉल है ये तो इतना का इतना ही बना रहेगा, सेल वॉल तो इतना ही रहेगा, और अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिचक के ऐसे हो जाएगा क्योंकि उसका पानी निकल चुका है, पानी इधर आ चुका है, पानी बाहर आ चुका है। Only the cell membrane will shrink. Only cell membrane will shrink and cell wall जहां थी वहीं के वहीं बनी रहेगी, क्योंकि वो एक रिजिड सेल वॉल है, वो कभी भी सिकुड़ती भी नहीं है। हाँ, काफी टफ होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड जो भरा है उसको हम क्या बोलते हैं जनरल भाषा में? उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो हम ये कहेंगे कि प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उस सेल का केवल साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है। ओनली साइटोप्लाज्म विल श्रिंक। केवल साइटोप्लाज्म सिकुड़ता है, और साइटोप्लाज्म केवल अगर सिकुड़े और सेल की शेप लगभग वही रहे, सेल जितनी बड़ी थी अभी भी उतनी बड़ी है, केवल अंदर अंदर से उसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ गया, उसकी सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गई, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल विल श्रिंक। क्या प्लाज्मोलाइसिस को एनिमल सेल में देखा जा सकता है? नो। एनिमल सेल तो पूरी की पूरी सिकुड़ जाएगी, एनिमल सेल तो या तो पूरी फूल जाएगी या पूरी सिकुड़ जाएगी। वहां ऐसा नहीं होता कि शेप मेंटेन रहे और अंदर का साइटोप्लाज्म केवल सिकुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता एनिमल में। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कैन ओनली ऑब्जर्व इन द प्लांट सेल एंड देयर इज नो change in the size of the plant cell. Only the shrinking of cytoplasm will take place, and this process is known as plasmolysis. I think ये आपको समझ में आया होगा प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है और पानी क्यों बाहर निकला, क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको ड्रॉप किया हुआ था। तो जब हाइपरटोनिक में करेंगे तभी प्लांट सेल प्लाज्मोलाइसिस शो करेगी। अगर इस श्रिंक वाली सेल को दोबारा से हाइपो में डाल दिया तो पानी अंदर जाना फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से सेल मेम्ब्रेन फूल जाएगी और वापस वहीं आ जाएगी जहां सेल वॉल थी। उसको फिर हम डी प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। पहले प्लाज्मोलाइसिस हुआ, अब डी प्लाज्मोलाइसिस हो गया। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट था, मैंने बता दिया, हालांकि क्लास 9th में इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, फिर भी आपको आना चाहिए। चलिए अभी हमारा एक बार फिर से गिनते हैं, सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेल के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल के अंदर हमने नंबर 2 सेल वॉल भी पढ़ लिया जो केवल प्लांट में मिलता है, सेलुलोज का बना हुआ। अब हम नंबर 3 बात करेंगे और वो कंपोनेंट है न्यूक्लियस।
वो कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सेल की सेल मेम्ब्रेन बना दी। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने एक सेल वॉल बना दी। ये सेल वॉल हो गई। अब इसमें ये न्यूक्लियस कहाँ है भाई? हर सेल में न्यूक्लियस हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिलहाल मैं बता रहा हूं न्यूक्लियस होता कहां है। न्यूक्लियस होता है इनसाइड द सेल, यहां पर लगभग बीचों बीच में, और इसके पास दो दो मेम्ब्रेन होती हैं, इस तरह से दो दो मेम्ब्रेन, और ये लगभग बीचों बीच में होता है। और इसके अंदर एक धागा सा पड़ा रहता है, ये धागा सा इसके अंदर पड़ा रहता है, और कुछ पानी पानी सा भरा पड़ा है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ वाटरी कंटेंट जैसा मैंने ये बना दिया, और एक धागा सा पड़ा है। बस ये न्यूक्लियस की कहानी है। और ये जो कंटेंट है वो तो यहां पे भी भरा पड़ा है। अब देखिए मैं आपको दो नए शब्द सिखाता हूं। दो नए शब्द हम सीखेंगे अभी। ये जो स्ट्रक्चर है जो लगभग हर सेल के सेंटर में पाई जाती है, और जब माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो ये डार्क कलर की दिखती है। जैसे हम जब माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं तो ये इस तरह की डार्क स्ट्रक्चर के रूप में दिखती है, और बाकी में पानी पानी सा भरा रहता है, ऐसे दिखता है। और जब हमने इसको और मैग्नीफाई करके देखा तो ये ऐसा दिखा। हर सेल में ये होता है लगभग। कहां नहीं होगा वो भी मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। A nucleus is a cell organelle which is found inside the cell. अब सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है, और इन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है, कोई भी, वो सब के सब प्रोटीन और लिपिड की ही बनी होती हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी है लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड एंड प्रोटीन की ही बनी है। सभी मेम्ब्रेन इसी से बनेंगी, जितनी भी आएंगी अभी और आगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हैं इसके पास, एक आउटर हो गई, एक इनर हो गई। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो एरिया है, आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, ये जो कंटेंट भरा पड़ा है, ये जो लिक्विड भरा पड़ा है, इस पूरे लिक्विड को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म कहां कहां है? न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? वो साइटोप्लाज्म नहीं है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा है वो पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको क्या बोलेंगे? उसका भी नाम जानो। वो न्यूक्लियस का फ्लूइड है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का प्लाज्म है, ये सेल का प्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक बच्चा आप में से बोला कि सर मैं अगर इस पूरे को शामिल कर दूं तो क्या बोलूंगा? मैं अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को अगर मिला दूं तो क्या बोलना पड़ेगा? तो इसका जवाब दिया हमारे पुरकिंजे साहब ने। उन्होंने बोला इसे आपको बोलना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या बोलना पड़ेगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो कुछ भी है सेल के अंदर, एवरीथिंग दैट इज प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म।
सेल के अंदर बोले तो न्यूक्लियस शामिल नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा तीनों शब्द मैंने आपको समझाए। प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म अलोंग विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। किसने शब्द दिया प्रोटोप्लाज्म? पुरकिंजे। नाम याद आ रहा है? मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताया था पुरकिंजे का नाम, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। चलिए, हम तो बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, तो हम एक बार फिर से न्यूक्लियस बनाएंगे। ये हमारी सेल और इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन वाला कौन है? ये है हमारा न्यूक्लियस। अब आप इसको ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस एक तरह से फुटबॉल है। न्यूक्लियस क्या है? फुटबॉल के जैसे है, स्फेरिकल। अब मैं यहां डायग्राम बनाऊंगा तो ये ऐसे लग रहा है जैसे एक सर्कल बना दिया। सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, बॉल है, बॉल जैसा। और इस बॉल में आप फुटबॉल में देखो, एक बाहर ये लेदर वाला कवर है, ये लेदर वाला कवर है, ये हो गया आपका। और अंदर जो है वो ब्लेडर वाला कवर है, ये ब्लेडर हो गया। हाँ, ये दो कवर हैं इसके पास। और अंदर उसमें तो हवा भरी रहती है फुटबॉल में, इसके अंदर एक धागा पड़ा हुआ है, एक धागा सा पड़ा है, और इसमें कुछ वाटरी कंटेंट भी है इस तरह से। अब मान लीजिए इस न्यूक्लियस को कोई सामान की जरूरत है, या इसको कोई सामान बाहर भेजना है, तो वो कोई भी मटेरियल को अगर अंदर से बाहर आना है, या अंदर से बाहर, या बाहर से अंदर, तो फिर ये दो मेम्ब्रेन कैसे उसको अलाउ करेंगी? एक्चुअली इस फुटबॉल में छोटी छोटी छेद कर दो आप चारों तरफ से, ऊपर नीचे इधर उधर छोटा मोटा, तो यहां छोटी छोटी क्या बन गई? होल्स बन गए, छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे। तो इन दोनों मेम्ब्रेन में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? होल्स, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, और उन होल्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद। एक न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट तो करती हैं, लेकिन थ्रू द न्यूक्लियर पोर they are connected. So nuclear pore will allow for movement of molecule from cytoplasm to nucleoplasm and from nucleoplasm to cytoplasm. अब एक नाम और थोड़ा जान लीजिए कि ये जो धागा पड़ा है, इस धागे को क्या बोलते हैं? इस धागे को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इस धागे को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। और ये जो धागा है ये किस चीज से बना है? जब आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किस केमिकल का बना है, तो आंसर आएगा ये जो धागा है वो दो चीज से बना है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। देखिए प्रोटीन तो हर जगह काम आ रही है। डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ यह धागा है। डीएनए भी एक केमिकल है और प्रोटीन भी एक केमिकल है। उन केमिकल से यह धागा बना है जो न्यूक्लियस के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है। इस डीएनए का पूरा नाम पूछते हैं कई बार। डीएनए का पूरा नाम बताओ, तो आपको आना चाहिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, एक नंबर में याद करना है। जब ये सेल डिवाइड करती है, देखिए एक सेल से दो सेल भी बनती हैं, डिवाइड होता है, तब क्या होता है कि ये जो धागा है
ये धागा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो धागा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये धागा मैंने तोड़ दिया, ये छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, टुकड़े टुकड़े बना दिए। ठीक है, जब डिवीजन करती है केवल तब, बाकी नॉर्मल तो वो धागा ही रहेगा। जब ये डिवीजन करती है तो ये धागे के टुकड़े टुकड़े बन गए। इन टुकड़ों को, इन सेगमेंट को अब हम क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं बोलेंगे, नेटवर्क तो खत्म हो गया, जो जाल बना था वो तो खत्म हो गया, अब तो टुकड़े हो गए रॉड के जैसे, रॉड शेप फ्रेगमेंट। हाँ, ये इस तरह के रॉड रॉड जैसे बन गए। इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब मुझे बताइए, अगर क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए और प्रोटीन से बना था तो क्रोमोसोम किससे बना है? क्रोमोसोम भी तो इसी से बना है। क्रोमोसोम भी क्या है? वही डीएनए और प्रोटीन है। भाई पहले बहुत बड़ा जाल था, अब वो जाल के टुकड़े हो गए, टुकड़ों को हमने क्रोमोसोम बोल दिया। ठीक है, ये क्रोमोसोम हो गए आपके। ये क्या करता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का मेन काम है कि एक तो इसके पास डीएनए है जो हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार है, कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए, हेरिडिटी कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है। हेरिडिटी क्या होगा थोड़ा सा आगे हायर क्लास में समझ में आएगा। अभी फिलहाल केवल इतना समझो कि न्यूक्लियस के पास जो डीएनए होता है उसके कारण वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो न्यूक्लियस है इस सेल को कंट्रोल करता है। ये सेल को क्या काम करना है, सेल को क्या बनाना है, सेल को क्या कैसे रहना है, all these events, all the function of the cells are controlled by this nucleus. So it is the controlling power of the cell. जो कुछ भी सेल कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको न्यूक्लियस बोल रहा है ऐसा करने के लिए। सो न्यूक्लियस इज द मेन कमांडर ऑफ दिस सेल। ये पूरा सेल को कंट्रोल करता है। और बस इतना ही समझना अभी ठीक रहेगा। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि कई बार ये न्यूक्लियस किसी किसी सेल में नहीं होता, तब क्या बोलेंगे, होता है तो क्या बोलेंगे, और भी इसके फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज का क्लास थोड़ा यहीं पे मैं